हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 6 चल रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें आज हम करेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी के बारे में हमने बहुत बातें करी है कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, क्यों आए थे वो भी हमने रीजंस देखे हैं। लेकिन ये एलपीजी रिफॉर्म्स है क्या, इन ये जो टर्म्स है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनका मीनिंग क्या है, इसको डिटेल में आज हम करेंगे। ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ये 3 प्रोसेसेस के थ्रू कंप्लीट हुए थे। हमारा जो इंडिया में रिफॉर्म प्रोसेस हुआ था ये 3 प्रोसेसेस में कंप्लीट हुआ था, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स। अब इसका मीनिंग क्या है? लिबरलाइजेशन से पता चलता है कि रिफॉर्म्स की डायरेक्शन क्या है, प्राइवेटाइजेशन बताता है कि रिफॉर्म्स का पाथ क्या है, ग्लोबलाइजेशन बताता है कि रिफॉर्म्स का अल्टीमेट गोल क्या है। तो ये तो है शॉर्ट फॉर्म। अब हम एक एक करके इन तीनों टर्म्स का मीनिंग समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है लिबरलाइजेशन। जो लिबरलाइजेशन टर्म है ये आई है लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से। अब लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी आई है फ्यूडलिज्म को तोड़कर। पहले क्या होता था? पहले होता था फ्यूडलिज्म, फ्यूडल्स हुआ करते थे। जैसे कि हमने जैसे एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा है कि जैसे जमींदार सिस्टम होता था, एक जमींदार होता था, वो सारा टैक्स इकट्ठा करके सरकार को दिया करता था, तो वो फ्यूडल सिस्टम होता था एक तरह का पहले। लेकिन उसको ये जो फ्यूडलिज्म का प्रिंसिपल पहले होता था ना, इस फ्यूडलिज्म को तोड़कर आई है हमारे पास लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी। और ये वाली जो आइडियोलॉजी आई है ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेसेस फायरी। लेसेस फायरी का मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। अब जो यूएसए में हमारे जो यूएसए के फाउंडिंग फादर है इकोनॉमिक्स के, तो एडम स्मिथ, तो उनके जो प्रिंसिपल है ना लेसेस फेरी का, उस पे बेस्ड है लिबरलिज्म का प्रिंसिपल। तो ये जो टर्म लिबरलाइजेशन है ये लिबरलिज्म से ही आई है। रूट वर्ड इसका क्या है? लिबरलिज्म। लिबरलिज्म से ही हमारे पास टर्म आई है लिबरलाइजेशन। तो ये जो लिबरलाइजेशन टर्म है ना, इसको बोला जाता है प्रो मार्केट और प्रो कैपिटलिस्टिक। अब जो यूएसए है, यूएसए हो गया, अमेरिका हमारा हो गया, और साथ ही साथ यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज है, अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की जितनी कंट्रीज है, साउथ अमेरिका की हो गई, या फिर यूरोप की जो कंट्रीज है, ये सारी कंट्रीज किस चीज को मानती है? ये मानती है कैपिटलिज्म को। ये स्टेट इकोनॉमी को प्रेफरेंस कभी देती ही नहीं है, स्टेट इकोनॉमी को इन्होंने कभी माना ही नहीं। ये कैपिटलिज्म को इंपॉर्टेंस दे रही है, यूरोपियन कंट्रीज भी और अमेरिका की कंट्रीज भी। तो ये यूरो अमेरिका है, इसमें 1970s में और 1980s में इन्होंने कैपिटलिज्म को, या फिर हम बोल सकते हो कि प्रो मार्केट को इन्होंने प्रमोट करा 1980s में। 1980s में क्या चल रहा था? 1980s में दौर चल रहा था वाशिंगटन कंसेंसस का। तो वाशिंगटन कंसेंसस क्या है? वो भी तो कैपिटलिज्म की ही बात कर रहा है ना। तो उस टाइम पे कैपिटलिज्म पे फोकस करा गया, लिबरलिज्म का जो प्रिंसिपल था उस पे फोकस करा गया। इसकी मोस्ट सुटेबल एग्जांपल देखने को मिलती है चाइना में मिड 1980s के टाइम पे। मिड 1980s में चाइना ने अनाउंस करी थी ओपन डोर पॉलिसी। जब चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस करी थी तो उस टाइम पे ये लिबरलाइजेशन का प्रिंसिपल उन्होंने फॉलो करा था। लेकिन चाइना में अगर हम देखें तो आज की डेट में भी, तो चाइना में जो बाकी के ट्रेड्स है ना, वो लिबरलिज्म की तरफ नहीं जाते। जैसे कि इंडिविजुअलिज्म हो गया, लिबर्टी की अगर हम चाइना में बात करें, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करें, तो वो चाइना में नहीं है। डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें, वो भी चाइना में नहीं है। इवन के चाइना तो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहां पे तो जो लेबर है वो भी स्टेट के कंट्रोल में काम करती है। तो चाइना की जो इकोनॉमी है उसको कुछ हद तक लिबरलाइजिंग इकोनॉमी बोला जा सकता है, लेकिन जो बाकी का चाइना का सिस्टम है वहां पे लिबरलिज्म बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। अब वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमी की हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें बेस्ट एग्जांपल आती है यूएसए की। यूएसए की अर्ली 20th सेंचुरी की बात कर लो, ठीक है, तो उस टाइम पे लिबरलिज्म था। दूसरी साइड चाइना की बात कर लो, तो चाइना क्या है? चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, हर एक चीज पे स्टेट का कंट्रोल है। तो यहाँ पे फिर इन्होंने बनाए 2 पोल्स, ठीक है, एक रखा नॉर्थ पोल, दूसरा था साउथ पोल। और नॉर्थ पोल में रखा गया चाइना को और साउथ पोल में रखा गया यूएसए को।
ठीक है। और चाइना क्या था उस टाइम पे, चाइना था इलिबरल कंट्री, चाइना में इलिबरलाइजेशन था। और यूएसए में क्या था, यूएसए में लिबरलाइजेशन था। यूएसए तो शुरू से ही लिबरलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे फिर दो पोल बने। अब कोई कंट्री अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है तो उसको क्या बोला जा रहा है कि वो लिबरलिज्म की तरफ जा रही है। अगर कोई कंट्री साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है तो उसको बोला जाता है कि वो इलिबरलाइजेशन की तरफ जा रही है। अब देखो तो यहाँ पे अब दो प्रिंसिपल काम कर रही हैं, या तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी कोई कंट्री, या साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी। तो उस अकॉर्डिंग अब यहाँ पे इनके नाम दिए गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वहीं से फिर टर्म्स आ गई लिबरलाइजेशन एंड इलिबरलाइजेशन। तो अब ये है क्या, लिबरलाइजेशन में क्या आ रहा है, लिबरलाइजेशन में जो स्टेट इकोनॉमी के ट्रेड्स है उनको कम किया जा रहा है और मार्केट इकोनॉमी के जो ट्रेड्स है उनको बढ़ाया जा रहा है। तो सिमिलरली इलिबरलाइजेशन में इसका उल्टा हो रहा है। इलिबरलाइजेशन में क्या है, स्टेट इकोनॉमी के रोल को बढ़ाया जा रहा है और मार्केट इकोनॉमी को कम किया जा रहा है इलिबरलाइजेशन में, राइट। तो ये है टर्म्स लिबरलाइजेशन एंड इलिबरलाइजेशन की। टेक्निकली अगर हम बात करें तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो क्या है, वो दोनों ही, अगर कोई नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है कंट्री, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है, नॉर्थ में कौन बैठा है, चाइना, साउथ में कौन है, यूएसए। तो अगर कोई चाइना की आइडियोलॉजी को छोड़कर यूएसए की आइडियोलॉजी पे जा रही है, लिबरलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो वो कंट्री इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही है। इसका उल्टा अगर कोई कंट्री साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब लिबरलाइजेशन को छोड़कर इलिबरलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो वो कंट्री भी क्या कर रही है, वो कंट्री भी अपनी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही है। तो दोनों ही रिफॉर्म्स है, चाहे आप लिबरलाइजेशन ला रहे हो अपनी कंट्री में या फिर आप इलिबरलाइजेशन ला रहे हो, तो दोनों केसेस में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं। इंडिया की केस की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन टर्म है, लिबरलाइजेशन की टर्म में ही हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रहे हैं। इंडिया में क्या था, इंडिया में पहले क्या था, अगर हम 1991 के पहले की, 1980s के पहले की बात करें तो इंडिया में भी स्टेट इकोनॉमी डोमिनेट कर रही थी, स्टेट इकोनॉमी का जो इन्फ्लुएंस था वो ज्यादा था। लेकिन लिबरलाइजेशन आने के बाद इंडिया की जो स्टेट इकोनॉमी है, स्टेट इकोनॉमी का जो इन्फ्लुएंस है वो डिक्रीज होने लगा। कमांड इकोनॉमी बोल लो या प्लान्ड इकोनॉमी बोल लो, तो इसका जो इन्फ्लुएंस था वो धीरे धीरे कम होने लगा और फ्री मार्केट का जो इन्फ्लुएंस है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे जो इंडिया है वो कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन इंडिया साथ में एक बैलेंस बनाकर चल रहा है, स्टेट और मार्केट को मिक्स करके चल रहा है। एकदम से नहीं है कि स्टेट का रोल बिल्कुल खत्म करके हमने कैपिटलिज्म लिया है, नहीं, हम धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं। स्टेट और मार्केट को फिलहाल के लिए हम मिक्स करके चल रहे हैं। तो इकोनॉमी, अब जिस इकोनॉमी में जो स्टेट इकोनॉमी होती है वो क्या हो गई, जहां पे स्टेट डोमिनेट कर रहा है वो क्या हो गई, इलिबरल। वहां पे इलिबरलाइजेशन उसको बोलेंगे, जहां पे स्टेट इकोनॉमी का रोल बिल्कुल नहीं है, कैपिटलिज्म आ गया, वो हो गया लिबरलाइजेशन। तो इंडिया में पहले क्या था, इंडिया में पहले स्टेट इकोनॉमी डोमिनेट कर रही थी, स्टेट इकोनॉमी का रोल ज्यादा था इंडिया में पहले के सालों में अगर हम बात करें। तो अब धीरे धीरे हम इंडिया की स्टेट इकोनॉमी में मार्केट को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में ये जो लिबरलिज्म है ये पार्लियामेंट की पावर्स को भी कर्टेल कर देगा, पार्लियामेंट की पावर्स को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देगा, राइट। फिर नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। अब जो 1980s और 1990s का दौर था वो क्या था, स्पेशली यूएसए एंड यूके में। यूएसए एंड यूके में 1980s और 1990s में क्या चल रहा था, रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी से रोल बैक कर रही है, इकोनॉमी से अपना जो रोल है उसको खत्म कर रही है। जो रोल बैक की जो पॉलिसीज थी रोल बैक की, वो 3 प्रोसेसेस के थ्रू कंप्लीट होती थी। कौन कौन से थे 3 प्रोसेसेस, एक था डीरेगुलेशन, दूसरा था प्राइवेटाइजेशन और तीसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट रिफॉर्म्स इन द पब्लिक सर्विस। मार्केट रिफॉर्म्स लाना ये भी एक तरह से स्टेट को रोल बैक करने का ही प्रोसेस था। तो रोल बैक करने के 3 प्रोसेस थे। अब 1980s में था क्या, वॉशिंगटन कंसेंसस का टाइम चल रहा था। तो वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था, वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही तो जा रहा था ना वो भी। तो इसीलिए अब यहाँ पे जो थोड़ा बहुत स्टेट का रोल था इकोनॉमी में उसको भी यहाँ पे ये यूएसए एंड यूके वाले
खत्म कर रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन था उस टाइम पे, तो प्राइवेटाइजेशन में वो क्या कर रहे थे, जितने भी स्टेट एसेट्स थे वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर रहे थे। तो प्राइवेटाइजेशन जो टर्म है ये कहाँ से आई है, ये टर्म आई है ईस्ट यूरोपियन नेशन से आई है। जो टर्म प्राइवेटाइजेशन है ये ईस्ट यूरोपियन नेशन से आई है, और बाद में ये फिर जो प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोसेस है वो देखने को मिला था हमें डेवलपिंग डेमोक्रेटिक नेशन से भी। जो डेवलपिंग डेमोक्रेटिक नेशन थे वो भी धीरे धीरे फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने लगे थे। लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में ना प्राइवेटाइजेशन की अलग अलग डेफिनेशंस डेवलप हुई है। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के कुछ अलग अलग मीनिंग बताए गए हैं। पहला इन्होंने क्या बताया प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग, डी नेशनलाइजेशन। ये बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है डी नेशनलाइजेशन। डी नेशनलाइजेशन क्या होता है कि जिन एसेट्स पे स्टेट की ओनरशिप है, जो एसेट्स स्टेट के नाम पर है, उनको 100% आप प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। मतलब कोई भी कंपनी है जो स्टेट की कंपनी है, वो अगर आप 100% स्टेट को बेच रहे हो तो वो क्या है, वो प्राइवेटाइजेशन है। और ये वाला आप देखो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई एक अब जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, उसको एकदम से बेच देना। पूरा का पूरी कंट्री के जो लोग हैं ना वो उठकर खड़े हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेप है, और ये वाला जो बोल्ड स्टेप है ना, ये लिया था यूके ने अर्ली 1980s में, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर थे थैचर। तो उनके टाइम पे ये बोल्ड स्टेप लिया गया था, और उस टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल फॉलआउट नहीं हुआ था, किसी ने भी इस चीज को अपोज नहीं करा था। यूके ने पूरे के पूरे 100% जो शेयर्स थे ना स्टेट ओन्ड कंपनीज के, वो 100% शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए थे अर्ली 1980s में। फिर उसके बाद इसी चीज को फॉलो करा बाकी की कंट्रीज ने, वेस्ट यूरोपियन नेशन ने मिड 1990s में, लाइक इटली हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, और इवन के फिर यूएसए ने भी अपने कुछ जो स्टेट ओन्ड कंपनीज के शेयर थे वो बेचने शुरू कर दिए। लेकिन इंडिया ने कभी भी ऐसा बोल्ड स्टेप नहीं लिया प्राइवेटाइजेशन का। इंडिया ने एकदम से किसी भी कंपनी के 100% शेयर नहीं बेचे। अब दूसरा प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कर देना, वो भी क्या है, प्राइवेटाइजेशन है। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट में होता है कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, वो उनके जो कुछ शेयर्स है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के कुछ शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, वो क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो कोई भी प्राइवेट कंपनी है, सपोज कोई कंपनी है, उसके 100% में से कुछ 10 या 20% तक शेयर्स जो है वो आप प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हो, तो वो क्या होता है, वो होती है डिसइन्वेस्टमेंट। उसके कुछ शेयर्स आप बेच रहे हो, ठीक है, तो वो होती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इज डी नेशनलाइजेशन ऑफ लेस देन 100% ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम स्टेट टू प्राइवेट सेक्टर। मतलब कि आप पूरे की पूरी कंपनी नहीं बेच रहे, 100% शेयर नहीं बेच रहे, 100% से कम शेयर्स बेच रहे हो, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब एक बात और आती है, एक तो होगा अब डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट भी फिर आगे दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो आ रही है आप 49% शेयर्स बेच रहे हो, ठीक है, कोई कंपनी है, कंपनी के 100 में से आप 49% शेयर्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हो, और 51% शेयर्स अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के पास ही है। तो ये क्या है, ये भी एक तरह की प्राइवेटाइजेशन ही है। लेकिन यहाँ पे ओनर कौन है, ओनर यहाँ पे रहेगी गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 51% शेयर्स है। और दूसरा इसमें केस आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट में, 100% में से आप 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हो, और 49% शेयर्स पीछे बच रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर के। अब ये क्या है, ये भी एक तरह की है तो प्राइवेटाइजेशन ही, बट इसमें जो ओनरशिप है ना वो प्राइवेट सेक्टर की आ जाएगी, ठीक है। अब डिसइन्वेस्टमेंट के दो केस है, एक तो आप 49% शेयर प्राइवेट प्लेयर को बेच रहे हैं, गवर्नमेंट के पास अभी भी 51% शेयर है, तो इसमें ऑनरशिप रहेगी गवर्नमेंट के पास। दूसरे केस में आप 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, 49% रहेंगे गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पे जो ऑनरशिप है ना, ऑनरशिप चली जाएगी प्राइवेट प्लेयर के पास। फिर तीसरी टर्म क्या आ जाती है, प्राइवेटाइजेशन की तीसरी डेफिनेशन आ जाती है डी लाइसेंसिंग एंड डी रिजर्वेशन।
ऑफ द इंडस्ट्रीज। डी लाइसेंसिंग क्या होती है? अब पहले क्या होता था, अगर किसी प्राइवेट प्लेयर ने आकर इंडस्ट्री सेटअप करनी होती थी तो वो गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेता था, गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेता था, उसके बाद ही वो इंडस्ट्री सेटअप कर पाता था। लेकिन जब इन्होंने डी लाइसेंसिंग कर दी कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर आकर कोई अपनी कंपनी सेटअप कर सकता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या है, वो भी एक तरह की प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, डी लाइसेंसिंग प्राइवेटाइजेशन है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज कट कर रही है तो वो क्या है, वो भी एक तरह की प्राइवेटाइजेशन है। अब पहले क्या होता था, पहले गवर्नमेंट जो प्राइवेट कंपनी सेटअप होती थी उसमें कई बार सब्सिडीज दे देती थी। सपोज कोई चीज है वो प्राइवेट कंपनी 50 रुपए की बेच रही है लोगों को, तो अब गवर्नमेंट को लगा कि ये बहुत महंगा है तो उसमें गवर्नमेंट 20 रुपए की सब्सिडी दे रही है प्राइवेट कंपनी को, सो दैट कि वो लोगों को वो चीज 30 रुपए की बेचे। अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज कट कर रही है तो वो भी क्या है, एक तरह की प्राइवेटाइजेशन है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को परमिशन देना वो भी एक तरह की प्राइवेटाइजेशन है। फॉरेन इन्वेस्टर आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या है, वो भी एक तरह की प्राइवेटाइजेशन ही है। तो यहाँ पे इन्होंने 3 डेफिनेशंस दी है प्राइवेटाइजेशन की। ठीक है, पहली डेफिनेशन कौन सी थी कि 100% जो स्टेट के शेयर है वो आप प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं, स्टेट के 100% शेयर बेच रहे हैं। दूसरे केस में आ रही है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, थर्ड केस में क्या आ रहा है, थर्ड केस में आ रहा है डी लाइसेंसिंग एंड डी रिजर्वेशन। तो ये जो तीनों की तीनों एग्जांपल्स है, तीनों की तीनों डेफिनेशंस है, ये तीनों की तीनों डेफिनेशंस प्राइवेटाइजेशन की है। अलग अलग टर्म्स में प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। लास्ट में इन्होंने फिर लिंक किया है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को। अब लास्ट जब हमने लिबरलाइजेशन पढ़ा था तो लिबरलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था, लिबरलाइजेशन में हमने देखा था डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब डायरेक्शन किया थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, वहां पे जो मार्केट इकोनॉमी है उसको डोमिनेट किया जा रहा है। तो मार्केट इकोनॉमी डोमिनेट होगी कैसे, मार्केट इकोनॉमी डोमिनेट तभी होगी ना अगर आप जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज है उनको प्राइवेट करोगे, तभी तो मार्केट डोमिनेट करेगी ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्राइवेटाइजेशन है वो लिबरलाइजेशन के साथ लिंक्ड है। यहाँ बोल सकते हो कि लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के साथ लिंक्ड है। ये जो दोनों टर्म्स है ना, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, राइट। फिर लास्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको इकोनॉमिक टर्म्स में भी यूज किया जाता है और साथ ही साथ इसको पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशंस में भी यूज किया जाता है। अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक चेंजेस आती है तो उसके साथ साथ उस कंट्री में बहुत सारी सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस भी आती है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन टर्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन है एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग नेशंस। नेशंस के बीच में, कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इंक्रीज करने को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो पहले जब बहुत सारी कंट्रीज बनी भी नहीं थी तो अराउंड द वर्ल्ड उस टाइम पे भी जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था चल रहा था, मतलब कि जो इकोनॉमीज थी वो क्लोजली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर रही थी। तो 1914 तक हमने देखा कि 1900 से लेकर 1914 तक ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो था वो चल रहा था, लेकिन बाद में जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था वो इंटरप्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 1914 में हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। 29 में ग्रेट डिप्रेशन आने के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तो इसके इन जो सारे इवेंट्स हुए थे इस बीच में जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं रुक गया था। तो इन सारे इवेंट्स के चलते हुए बहुत सारे कंट्रीज के बीच में ट्रेड बैरियर्स आ गए थे, जिसके चलते हुए अगर हम बात करें तो जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुई तो उसके बाद तक, मतलब 1914 से पहले ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था 1914 के बाद वो एक बार के लिए रुक गया था। उसके बाद फिर जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था उसको पॉपुलराइज किया था ओईसीडी ने। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मिड 1980s में जब वॉर्स वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका था, सारी कंट्रीज स्टेबल हो चुकी थी, तो उस टाइम पे इन्होंने फिर ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की एक डेफिनेशन दी। हालांकि इन्होंने जो डेफिनेशन दी थी वो बहुत ही नैरो डेफिनेशन थी। तो इनकी डेफिनेशन क्या बोलती है?
Any cross-border investment by an OECD company outside its country of origin for its benefit is globalization. तो ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई OECD कंपनी किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है तो उसका जो बेनिफिट है वो ओरिजिन कंट्री को भी होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो कंट्रीज है, एक ए है एक बी है और दोनों ही OECD की मेंबर कंट्रीज है। अब जो ए कंट्री है, यहाँ की कोई कंपनी है, इसने बी कंट्री में इन्वेस्ट करा है। अब बी कंट्री में इसने इन्वेस्ट करा है तो इसका फायदा बी को तो होगा ही होगा, साथ में इसका फायदा ए कंट्री को भी होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन जो है ग्लोबलाइजेशन की अकॉर्डिंग टू OECD बोल रही है। फिर OECD की एक समिट हुई थी और ये जो OECD की समिट हुई थी इसमें इन्होंने गेट को रिप्लेस करके ये लाए थे WTO। और ये जो समिट हुई थी इसकी स्टार्टिंग हुई थी उरुग्वे राउंड ऑफ गेट डेलिब्रेशन से और ये इसका जो एंड हुआ था वो हुआ था मरकेश राउंड से। और जब इसका एंड हुआ था 1994 में तो 1994 में बर्थ हुआ था WTO का। और ये जो उरुग्वे राउंड की जो समिट हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में। ठीक है, 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1994 में ये जो डेलिब्रेशन थी ये खत्म हुई थी। और इसके साथ ही जो गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो गेट था ये खत्म हो गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जगह पे एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसका नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस टाइम पे फिर इन्होंने 1994 में जब WTO बनी थी तो उसके बाद OECD ने 1995 में ग्लोबलाइजेशन की एक ऑफिशियल डेफिनेशन दी थी। अब ये डेफिनेशन क्या बोल रही है? अ शिफ्ट फ्रॉम ए वर्ल्ड ऑफ डिस्टिंक्ट नेशनल इकोनॉमीज to a global economy in which production is internationalized and financial capital flows freely and instantly between countries। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो अलग अलग नेशनल इकोनॉमीज है वो शिफ्ट करेगी एक ग्लोबल इकोनॉमी में। यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्शन होएगी और जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो भी फ्रीली फ्लो करेगी बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। फिर ग्लोबलाइजेशन की अगर हम ऑफिशियल मीनिंग की बात करें तो ऑफिशियल मीनिंग क्या है? यहाँ पे इन्होंने ग्लोबलाइजेशन का ऑफिशियल मीनिंग WTO ने बताया है कि अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर फोर्स। अनरिस्ट्रिक्टेड जो मूवमेंट हो रही है ना चीजों की, गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की, इवन के लेबर फोर्स की, जो वो क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन है। तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की अलग अलग डेफिनेशन इन्होंने दी है। एक इन्होंने ये भी बताया है कि जितनी भी WTO की सिग्नेटरीज कंट्रीज है, WTO की मेंबर कंट्रीज है, उन मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई भी फॉरेन या इंडिजिनस गुड्स नाम की कोई चीज नहीं होती। सारी जो चीजें हैं वो क्रॉस बॉर्डर जो है वो शिफ्ट होती रहती है। गुड्स हो गई, सर्विसेज होगी, कैपिटल हो गई, लेबर हो गई, ये कोई भी फॉरेन या इंडिजिनस नहीं होती। तो जो वर्ल्ड है वो एक फ्लैट वर्ल्ड यहाँ पे ये बना रहे हैं। जो ग्लोबल है, जो पूरा वर्ल्ड है, उसको ये एक ग्लोबल विलेज कंसिडर करके चल रहे हैं। फिर अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ग्लोबलाइजेशन की अलग अलग डेफिनेशंस दी। अब कुछ लोगों ने बोला, कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि अगर किसी वर्ल्ड के एक कोने में कोई बात हो रही है, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हैपनिंग हो रही है, तो उसका जो इफेक्ट है वो दुनिया के दूसरे कोने में जो लोग बैठे हैं ना उस पर भी पड़ेगा। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से अलग अलग डेफिनेशंस ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पे दी गई थी। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अब बात करें तो इंडिया क्या था? WTO का फाउंडिंग मेंबर था, WTO का मेंबर है इंडिया। हालांकि जो 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे, जो IMF ने हमें जो कंडीशंस हम पे लगाई थी, तो उन कंडीशंस में उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बात हमें नहीं बोली थी। उस टाइम पे IMF ने हमें ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में एंटर करने की बात नहीं बोली थी। IMF ने हमें फोर्सफुली नहीं बोला था कि आप ग्लोबलाइजेशन को भी फॉलो करें। ग्लोबलाइजेशन जो था, ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने का जो हमारा आइडिया था वो हमारा खुद का था, क्योंकि हम WTO के मेंबर थे, इंडिया WTO का एक मेंबर था, तो इसलिए हमने भी जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था उसको इंडिया में स्टार्ट करा। लेकिन 91 के रिफॉर्म्स में ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए IMF ने हमें फोर्सफुली नहीं बोला था। ये हमारा खुद का आइडिया था ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने का, राइट। फिर वापस आते हैं LPG पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसके साथ जो ग्लोबलाइजेशन वाला है वो खत्म होता है।
तो अब तीनों चीज़ों को हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात बोली थी। लिबरलाइजेशन क्या है? लिबरलाइजेशन हमें बताता है मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी टुवर्ड्स मार्केट इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन क्या बोल रहा है कि इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी की तरफ लेकर जाओ। जो स्टेट इकोनॉमी है आपकी, आप स्टेट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी में ट्रांसफर करो। प्राइवेटाइजेशन क्या है? प्राइवेटाइजेशन एक पाथ है, एक रूट है जिसके थ्रू हम ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन के थ्रू हम ट्रेवल करके, लिबरलाइजेशन में हम अपनी इकोनॉमी चेंज कर रहे हैं, और इसमें प्राइवेटाइजेशन एक रूट है जिसके थ्रू चलकर हम अपना अल्टीमेट जो गोल है उसको अचीव कर रहे हैं। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन क्या है? एक रूट है जिसके थ्रू हम अपना फाइनल गोल अचीव कर रहे हैं। तो इंडिया ने अब ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो किया। क्यों फॉलो किया? क्योंकि इंडिया का अल्टीमेट गोल क्या है? इंडिया का अल्टीमेट गोल है अपनी स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाना, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एलपीजी रिफॉर्म्स। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।